संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि के अंदर हमने उत्तु संधि पूरी पढ़ ली थी। ठीक है, उस उत्तु संधि में हमने उसके 2 भेद पढ़े थे। अब नंबर 2 विसर्ग संधि। ठीक है, ये जो आपकी नंबर 3 विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि का पहली संधि तो उत्तु संधि हो गई थी। अब हम नंबर 2 वाली संधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सत्व संधि। सत्व संधि। देखो, विसर्ग संधि में सबसे अच्छी बात यह है कि जो संधि का नाम है उसी के अनुसार विसर्ग के स्थान पर वर्णों का आगम होता है। ठीक है, अब यहां नाम है इसका सत्व संधि। तो सत्व संधि में किसका आगमन हो जाएगा? स का आगमन हो जाता है। ठीक है, अब इस सत्व संधि का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा विसर्जनीयस्य स। क्या सूत्र होता है इसका? विसर्जनीयस्य स इसका सूत्र होता है। ठीक है, सीधी सी बात क्या है कि विसर्ग के स्थान पर किसका आगमन हो जाता है? स का आगम हो जाता है। ठीक है, किसके स्थान पर? जो विसर्ग होता है उस विसर्ग के स्थान पर स का आगमन होता है। स का मतलब ये सकार। ठीक है, अब इसका वास्तविक नियम क्या होता है वो देखिए। नियम ये होता है कि किसी भी पद के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। क्यों? क्योंकि संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पद के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। ठीक है, और उसके पश्चात खरी प्रत्यार, खर प्रत्यार कहते हैं इसको। ठीक है, अब इस खर प्रत्यार में वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स, श और स वर्ण। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और उसके पश्चात खर प्रत्यार, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स वर्ण हो, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो हमारा विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। ये इस संधि का क्या रहेगा? नियम रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, विसर्ग संधि की नंबर 2 जो संधि है उस संधि का नाम है सत्व संधि। नियम क्या होता है? नियम होता है, इसका जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सह। किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और उसके पश्चात खर प्रत्यार। खर प्रत्यार का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स वर्ण, तो इन दोनों में संधि हो जाएगी और संधि होने पर इस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। अब देखिए, सकार आदेश होने का मतलब ये नहीं है कि केवल ये स आएगा, ये वाला या ये वाला। हमारे पास संस्कृत व्याकरण में या हिंदी में 3 स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ये स, दूसरा ये स और तीसरा ये स। कहने का मतलब ये है कि इस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश तो होगा, लेकिन इन तीनों स में से कोई भी एक स हो सकता है व्याकरण के नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी विसर्ग के स्थान पर यह स ले आओ या ये ले आओ या ये ले आओ। हम अपनी मर्जी से इस स नहीं ला सकते, यहाँ व्याकरण का नियम काम करेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसा कि सूत्र में दे रखा है कि भाई ए सकार आदेश, सकार तो यही होता है लेकिन तीनों स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन तीनों स में से कोई एक स इस विसर्ग के स्थान पर आ जाता है, उसका भी नियम रहता है। ठीक है, अब क्या नियम रहता है वो देखिए। देखिए होता क्या है कि जैसे ये एक स हो गया, ये दूसरा स हो गया और ये क्या हो गया? तीसरा स हो गया। तो अब देखिए, च, छ, ठीक है, ट, ठ, और इधर आ जाएगा त और थ। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जैसे अभी हमने कहा है कि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के पश्चात क्या हो? खर प्रत्यार। अब खर प्रत्यार का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा। अब यह पहला और दूसरे का मतलब ये है कि अगर च और छ सामने हो
तो वहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ये वाला स आदेश हो जाता है। अगर ट और ठ सामने हो तो स कौन सा हो जाएगा? स ये वाला हो जाएगा। और त और थ हो तो स कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब देखिए च छ ट ठ और त थ तीनों में तीनों स खत्म हो गए, ठीक है। फिर भी आपको पता हो तो प फ, ठीक है, और क और ख रहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा स आएगा? यहाँ पर ये स और ये, इन तीनों में से कोई भी स आएगा। अब इसके भी कुछ नियम रहते हैं, ठीक है। अब अगर इसको नियम में से नहीं पढ़े तो हम सीधा बता सकते हैं। अगर आपको शब्द का ज्ञान है, शब्द की जानकारी है, तो आप स आराम से उसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब कैसे? जैसे मान लो एक शब्द है हितेश, ठीक है। अब देखो हितेश ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपका मन है तो आपको नहीं सर मैं तो ये स ये लगाऊंगा, ये भी लिख सकते हो। कोई कहे नहीं सर मैं तो हितेश ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब ये तीनों ही हितेश है, ठीक है, तीनों में ही स है, लेकिन अब तीनों में से शब्द कौन सा सही है ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये जानकारी है कि भाई इनमें से ये वाला स सही है, तो आपका वास्तव में जो शब्द सही है वो क्या है? ये है। तो कम से कम आपको शब्दों की क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो हम आराम से उसमें कौन सा स आता है कौन सा नहीं आता है वह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सत्व संधि के कुछ नियम। सारे उदाहरण हम पढ़ेंगे इसको, बस आपको इतना समझना है कि विसर्ग के पश्चात च और छ है तो ये वाला स आ जाएगा, विसर्ग के पश्चात ट और ठ है तो ये वाला स ले लीजिए, और विसर्ग के पश्चात त और थ है तो ये वाला स ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर जो बच गया हमारा प फ क ख, यहाँ पर हम शब्द की जानकारी, शब्द के ज्ञान के अनुसार हम स ले लेंगे। अब देखिए कैसे लेते हैं। अब इस सत्व संधि को हम उदाहरण से समझते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहला उदाहरण इसका जैसे है, हम लोग कह, कह के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया चित्त। अब हम संधि को समझने की कोशिश करते हैं। इसका नियम क्या है? सत्व संधि का नियम है पद के अंत में क्या होना चाहिए? विसर्ग, ये विसर्ग हो गया। उसके पश्चात खरी प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा स वर्ण। अब यहाँ देखिए ये च वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तो अभी मैंने नियम बताया था कि अगर च और छ हो तो वहाँ विसर्ग के स्थान पर स कौन सा हो जाएगा? ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर इसके अनुसार च आ जाएगा, कौन सा? और शब्द हमारा क्या बना देगा? कश्चित, ठीक है। क्या बना देगा शब्द हमारा? कश्चित। अब आप कहोगे सर इसके और इसके स्थान पर ये स क्यों आया, यहाँ इन वर्णों के स्थान पर ये स क्यों आया और इन वर्णों के स्थान पर ये स क्यों आया? ये कोई मैंने नहीं बताया, ये नियम है, ठीक है। और नियम किसके अनुसार है? नियम है इसका आपका जो उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? उच्चारण स्थान जो होता है, उस उच्चारण स्थान के नियम के अनुसार इन स का आगमन होता है। क्यों? क्योंकि इस स का जो उच्चारण स्थान होता है वही इस च और छ का भी उच्चारण स्थान होता है। इस स का उच्चारण स्थान ट और ठ के उच्चारण स्थान से होता है, ठीक है। तो इनके उच्चारण स्थान के नियम के अंतर्गत यहाँ पर इन स का इन वर्णों के साथ आगम होता है। यहाँ कोई नियम नहीं होता, इसलिए हम तीनों में से कोई भी स लेते हैं, लेकिन शब्द के ज्ञान के अनुसार, शब्द की जानकारी के अनुसार, ठीक है। तो अब ये है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए शब्द है हमारा निहि धन छल, तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? निश्चल, ठीक है। समझ आई बात? अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो च और छ, ट और ठ के शब्द है हमारा धनु। इस धनु के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया हमारा टंकार, ठीक है। नियम देख लीजिए, पद के अंत में विसर्ग, ये विसर्ग हो गया। उसके पश्चात
खरी प्रत्याहार का कोई वर्ण, ये ट और ठ आ गया तो स कौन सा आएगा, षटकोण वाला आएगा आपका, तो यहाँ स आधा आ जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा धनुष टंकार। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा चतुष्टिका, ठीक है। इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा, चतुर्दन टीका, ठीक है। ये आपके दो उदाहरण इसके भी दे दिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण। अब देखिए, मनः धन ताप, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मनः धन ताप लिखते हैं तो जल्दबाजी में जो हमारे बच्चे होते हैं वो इसका उत्तर पता क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं मनः प्लस ताप। अगर इसको जल्दबाजी में पूछूं तो हम लोग बोलते थे इसको मनोताप। क्या बोलते थे, मनोताप। ये आपका उदाहरण बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनः दंताप मनोताप नहीं होता है, मनः दंताप होता है मनस्ताप। और स कौन सा आएगा इस विसर्ग के स्थान पर, देख लीजिए, ये त और थ हो तो स कौन सा आता है, ये वाला। तो यहाँ पे जो स आएगा वो हो जाएगा मनस्ताप, मनस्ताप। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जैसे एक दे रखा है योजक धन तत्र, तो क्या हो जाएगा, योजक और विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा आधा सड़क वाला, और शब्द क्या बन जाएगा, योजक तत्र, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये है तो ये हम बोलते हैं स संकर वाला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स षटकोण वाला, और इसको हम बोलते हैं स सड़क वाला, ठीक है। छठी से जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम इसको इस तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान के अगर अनुसार हम चलेंगे, ठीक है, तो अलग अलग स होते हैं। जैसे ये मूर्धन्य श हो गया, ठीक है, ठीक है, ये तालव्य श हो गया, और ये दंत्य श। तो बोला ये जाता है कि भाई तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, लेकिन जो हमारी भाषा है उसमें हम बोलते हैं स संकर वाला, स षटकोण वाला और स सड़क वाला। जैसे भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखना सही, ठीक है ना। अब ये नहीं कि स संकर वाला बोल के स कोई दूसरा लिख रहे हो, ठीक है, या मूर्धन्य स बोल के कोई और ही स लिख रहे हो। इससे अच्छा ये है कि जिस तरीके से आपको स याद होए उसी तरीके से चलना। ये नहीं है कि मैंने कह दिया नहीं इसको मूर्धन्य बोलो, उसको तालव्य बोलो, ठीक है, बोल तो सकते हैं, लेकिन लिखने के समय आप थोड़ी गड़बड़ कर दोगे। इसलिए जैसा आपको याद हुए उस अनुसार आप इसको लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा विष्णु, पीछे कर दिया विसर्ग, फिर हमने लिख दिया त्राता, ठीक है, विष्णु धन त्राता। अब यहाँ पद के अंत में क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब भागोगे सर यहाँ तो इस साइड कि भाई इस साइड तो कोई खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, मतलब किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण नहीं है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो त्र होता है, ये त्र किससे मिलके बनता है, आधा त और र और प्लस अ से मिलके बनता है। तो यहाँ वास्तव में इस त्र में क्या है, त है, सामने पर क्या है, त। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर जो स आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विष्णु स सड़क वाला, ठीक है, त्राता। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। और भी इसके कई शब्द जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक, वह शब्द है हमारा नमः दन्ते। नमः दन्ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। बहुत ज्यादा पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, नमस्ते। तो ये तो हो गए हमारे च छ ट ठ और त थ के उदाहरण। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे उदाहरण प फ और क ख के उदाहरण, इसको भी आप देख लीजिए। ये संधि जो है ना, सत्व संधि, ये संधि थोड़ी सी उदाहरण के हिसाब से थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो हम इसको और आगे बढ़ते हैं। जैसे शब्द है हमारा निहि धन फलम, ठीक है, निहि धन फल, तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये विसर्ग के स्थान पर ये आपने जो स लिया मूर्धन्य श, या जो आपने स षटकोण वाला ये कहाँ से लाए। देखो पहली बात, ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया, ये हमारा शब्द जो होता है उसमें स षटकोण वाला ही आता है, स मूर्धन्य आता है, ठीक है। अब देखो इसका एक नियम भी होता है। देखो ये नियम हिंदी में संस्कृत में चलते रहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा नियम में। नियम ये होता है कि भाई विसर्ग से पहले, ठीक है, जैसे नियम ये होता है कि विसर्ग से पहले अ या आ युक्त कोई वर्ण है, ठीक है, यहाँ अ या आ होता, अब जैसे यहाँ तो ई है, अ या आ होता, तो वहाँ स कौन सा आ जाता है आपके, स आ जाता है कौन सा, सड़क वाला। कौन सा स आ जाता, स सड़क वाला।
और विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो वहां स कौन सा दिखाई देता है, ये वाला, ठीक है। अब मैं नहीं कहता कि इस नियम को आप फॉलो कीजिए, लेकिन ज्यादातर शब्दों में आपको इस तरीके का नियम देखने को मिलेगा। मैं तो कहता ही नहीं कि आप इस नियम को पढ़िए, हम तो यही कहते हैं कि आपको शब्द का नॉलेज होना चाहिए, शब्द की जानकारी होना चाहिए, उस नियम में जाना ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक दीजिए, निहिदंठुर, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है निष्काम। अब जब आप निष्काम का संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, निहिदन काम हो जाता है। तो ये तो हो गए हमारे किसके, स मूर्धन्य स के उदाहरण। अब जो हमारा शब्द बचा है, ठीक है, प और फ, उसके भी उदाहरण कुछ देखते हैं। जैसे इसमें भी प और फ के आगे क के आगे, ठीक है, तो आगे भी देखते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा नमः। अब नमः के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया कार, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, नमस्कार, ठीक है। अब देखो नमस्कार में स अंत्य होता है, ये हमें पता है, लेकिन मैंने आपको नियम भी बताया कि भाई इस नियम के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें शब्द का नॉलेज है तो हमें नियम की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम जैसे एक शब्द है हमारा तिरह, तिरह के साथ हमने जोड़ दिया कार, तो क्या बन जाएगा, तिरस्कार। इसी प्रकार हमारा एक शब्द होता है पुरह धनकार, क्या बन जाएगा, पुरस्कार। तो नियम भी है और शब्द की जानकारी है तो भी आप शब्दों का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी हमारी सत्व संधि पूरी नहीं हुई है, अभी तो हमारा इतना ही काम हुआ है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग और विसर्ग के पश्चात खर प्रत्यार, खर प्रत्यार में केवल हमारा पहला और दूसरा वर्ण ही कंप्लीट हुआ है। अभी आपको पता हो तो खर प्रत्यार में हमने स और स की भी बात की थी, मतलब इन तीनों स की। कहने का मतलब है कि विसर्ग के बाद अगर ये तीनों स में से कोई एक स आ जाता है तब संधि के नियम से कौन सा स आएगा उसको भी देखने, ठीक है, योग्य है। अब आप देखिए, उदाहरण के मामले में यह जो सत्व संधि है यह बहुत बड़ी संधि है। अब इसका अभी भी सत्व संधि चल रही है, अभी तो केवल पहला और दूसरा वर्ण निपट गया, ठीक है। अभी ये तीनों वर्ण बाकी है। कैसे, देखिए, जैसे मान लो एक शब्द है हमारा हरि, हरि के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया शेते, ठीक है। अब आप देखिए नियम क्या कह रहा है, पद के अंत में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के पश्चात खरी प्रत्यार, मतलब खर प्रत्यार का कोई वर्ण होना चाहिए। खर प्रत्यार का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, पहला और दूसरे के सारे उदाहरण हमने पढ़ लिए। फिर कहता है स मतलब तीनों स में से कोई एक स। अब ये कौन सा आ गया, स शंकरवाड़ा आ गया, ठीक है, या इसको हम तालव्य विषय बोलते हैं। तो अब इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा स आएगा, ये सोचनी होगी। बात है कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये जो स है यही का यही स आधा यहां आ जाएगा और हमारा शब्द क्या बना देगा, हरीश शेते, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है रामः शेते, रामः धन शेते, क्या बन जाएगा, रामश शेते, ठीक है। अब ये तो हो गया एक शब्द। अब दूसरा शब्द देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा रामः धन षष्ठ। अब देखिए ये वाला स है, वापिस यहाँ आधा आ जाएगा, शब्द क्या आ जाएगा, रामश षष्ठ, तीन स बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। रामः धन षष्ठ हो जाएगा रामस षष्ठ। इसी प्रकार देखिए निहि, निहि के बाद मैंने क्या जोड़ दिया, संदेह, तो क्या बन जाएगा, निस्संदेह। अब स कैसा आ जाएगा, आधा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो हमने उदाहरण पढ़े हैं, इस उदाहरणों में हमारे संस्कृत व्याकरण में एक संधि और होती है, ठीक है। उस संधि का नाम होता है, मतलब विसर्ग संधि के अंदर एक संधि होती है हमारी विसर्ग संधि, जिसमें एक सूत्र होता है वासरी, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ जो हमने स लगाया है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो इसमें इस विसर्ग का, ठीक है, इस विसर्ग जो है ना, इसको एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा रख सकते हैं और शब्द हमारा क्या बन जाएगा। जैसे मान लो ये शब्द है निसंदेह, तो अगर मैं उसको जो मैंने विसर्ग संधि के अनुसार बताया तो शब्द बन जाएगा ये निहि संदेह,
ये अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप तो केवल इन पे ही ध्यान देना, ठीक है। ये थी हमारे सत्व संधि, ठीक है। उदाहरण में बहुत बड़ी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे नमस्ते है, ये आपका मनः धन ताप है, ये हरि धन शेते है, ठीक है। रामः धनच रामश्च, इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी सत्व संधि नंबर 2। विसर्ग संधि की पहली हमने पढ़ी उत्व, दूसरी पढ़ी हमारी सत्व संधि। अब हम जो नंबर 3 संधि पढ़ेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि के अंदर जो हमारी नंबर 3 संधि है, उस संधि का नाम है ऋतु या रत्व संधि। नंबर 3 जो संधि है, छोटी संधि है, ये ऋत्व या इसको हम कहते हैं रत्व संधि, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि विसर्ग जो संधि होती है उसमें नाम से स्पष्ट होता है कि विसर्ग के स्थान पर हमारा जो नया वर्ण आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, अब यहाँ र आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रकार आदेश हो जाएगा। नियम क्या कहता है, नियम देख लीजिए। नियम कहता है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो, किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा, मतलब अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, स्वर हो। कहने का मतलब है कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, तथा यहां पर चाहे स्वर हो या फिर हर्ष प्रत्यार का वर्ण हो। और हर्ष प्रत्यार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो हर्ष इस तरीके से लिखते हैं, हर्ष। हर्ष प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल और ह वर्ण होते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, संधि का नाम है ऋतु या रत्व संधि। किसी भी पद के अंत में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा अ या आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के पश्चात स्वर या हर्ष प्रत्यार का वर्ण हो। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर रकार आदेश हो जाता है। रकार का मतलब र आ जाता है। अब वो र कैसा आएगा, वह र आएगा आधा। अब आधा र किसी नज़दीक में कोई स्वर होगा तो उसके साथ मिलकर पूरा हो जाएगा। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे है हमारा आयु, धन, वेद, ठीक है। अब देखिए पद के अंत में क्या होना चाहिए, विसर्ग, ये विसर्ग हो गया। उससे पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर, ये उ, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर है। उसके पश्चात स्वर हो या हर्ष प्रत्यार का कोई वर्ण हो। अब यहाँ स्वर तो है नहीं, तो हर्ष प्रत्यार में देख लेते हैं, तो ये वो आ गया। संधि होने पर इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। र कैसा आएगा, आधा। नजदीक में कोई स्वर है नहीं, इसलिए ये र इस मात्रा पे चढ़ जाएगा और शब्द हमारा क्या बना देगा, आयुर्वेद, यजुर्वेद। इस प्रकार से और भी शब्द बन सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है बही, बही के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया गच्छति, तो क्या बन जाएगा, बहिर्गछति, बहिर्गछति। अब देखिए बहिर्गछति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहे तो बहिर्गई को इस तरीके से भी लिखते हैं, बही, ये र कर दो आधा और गच्छति कर दो, तो लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, वैसे ये ज़्यादा सही रहता है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा बही, धन, गमन, तो क्या हो जाएगा, बहिर्गमन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक इंपॉर्टेंट शब्द है प्रकृति, उसके साथ जोड़ दिया मैंने एव, ठीक है, तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रकृति रेव। अब ये कैसे बना देख लीजिए, पद के अंत में विसर्ग, ठीक है, विसर्ग से पहले अ या आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, यहाँ ए की मात्रा। विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर या हर्ष प्रत्यार हो, तो यहाँ स्वर आ गया ए। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा र आ जाएगा। ये आधा र इस ए के साथ मिलकर, ये आधा र प्लस ए क्या बन जाएगा,
रे बन जाएगा। तो ये देखिए ये रे बन गया और शब्द हमारा क्या बन गया, प्रकृति रेव। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा मुनि। मुनि के साथ मैंने जोड़ दिया आगत, तो अब हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, मुनि रागत। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा द्व्यो। द्व्यो के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया अपि। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, द्व्यो प्लस अपि। तो यहाँ देखिए ये विसर्ग आ गया, ये विसर्ग, विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई स्वर, ये ओ हो गया। विसर्ग के पश्चात स्वर या हस प्रत्याहार, तो ये क्या है, अ आपके स्वर है, संधि हो जाएगी। विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा, आधा आधा र इस अ के साथ जो समझो है द्व्योरपि, क्या बन जाएगा, द्व्योरपि। तो ये थी हमारी ऋत्व संधि। ठीक है, दोबारा समझिए, ऋत्व संधि इसका नाम है ऋत्व संधि। नियम, किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात स्वर या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो संधि से विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। अब देखिए ये क्यों कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। हमने इससे पहले एक संधि पढ़ी थी उत्व संधि। उसमें क्या था कि अगर विसर्ग से पहले अ वर्ण होता है, ठीक है, तो वो विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। इसलिए संस्कृत में सारी संधियों के नियम को एक क्रमबद्ध रूप से, एक सीक्वेंस के रूप से दर्शाया गया है। तो विसर्ग संधि में हमने अब तक 3 संधियां पढ़ ली है। पहली उत्व संधि, नंबर 2 सत्व और तीसरी ऋत्व संधि। अब हमारी संधि का जो सबसे अंतिम टॉपिक है विसर्ग का, वो है विसर्ग लोप संधि, जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सर।